सर साथ में आ जाइए। हो ये हम लोग का है तो भी आपको कैंपस में डेवलपमेंट करना है। इसी तरीके से ये भी इंजीनियरिंग की 7 अलग-अलग टीम्स होती हैं, वाटर क्लासिफिकेशन तो जैसे आप कहते हैं how plant system आइए के जलने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वगैरह की आप सभी लोग जानते हैं। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस को यूज़ करने के लिए राइस कुकर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एक उसके जो स्ट्रैटेजीज हैं इसका इस्तेमाल
जांच करना है। लोग किसान करते भी हैं लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होता है क्योंकि उसमें उसी वजह से जो नेक्स्ट सीड होते हैं जैसे गेहूँ अगर उगा रहे हैं तो उसके तो वो उसकी प्रोडक्शन कम होती है या सीड जब ये कब का है? सर है इसी साल का। उसको यहाँ लगा दो इधर। अरे शिवम अच्छा पेन पीछे करना आगे कर रहा कम से कम कोई अल्टरनेटिव है कि आप क्या क्या चीज़ें अपने यहाँ कटलरी आइटम जो यूज कर सकते हैं तो एकदम से तो नहीं टेक आउट हो सकता है लेकिन अगर हम प्रयास करें तो जरूर हो सकता है। मैम ये NBRI EIACP ने ग्रीन प्लानर ऐप बनाया है कि जिस तरह से वातावरण में एयर पोल्यूशन फैल रहा है तो उसको कैटेगराइज करने के लिए कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को जो पेड़ हैं वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक डेटाबेस बनाया गया है जिसमें पेड़ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रोड साइड, रोड डिवाइडर, ग्रीन बेल्ट और इंडोर। हम सोचते हैं कि जो एयर में पॉल्यूशन है वो सिर्फ हमारे बाहरी वातावरण में ही है, जबकि हमारे घरों में भी फॉर्मल्डिहाइड के रूप में या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो मौजूद रहते हैं। तो उसको कम करने के लिए आपको कौन कौन से किस तरह का प्लांटेशन करना चाहिए, कौन कौन से प्लांट करने चाहिए, तो वो ये मैम गूगल प्ले स्टोर पे भी है और एप्पल एंड्रॉइड पे भी है। तो मैम जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि आप इंडोर ऐसे कौन से प्लांट लगाएं, तो आप इंडोर पे क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी पूरी खुल के आ जाएगी जिसमें हमने बोटेनिकल नेम दे रखे हैं। जी मैम, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी यहाँ पे इमेज आ जाएगी, फिर क्या हैबिट है उसका, क्या हैबिटेट है, कौन कौन से स्टेट्स में वो पाया जाता है और कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को वो रिड्यूस कर सकता है वो दिया हुआ है, फिर उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है। मैम उसमें जो QR स्कैनर और कुछ पूरा QR नहीं आ रहा है और ऊपर कीजिए। इंस्टॉल कर लीजिए। एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर कभी आपको करना मैम बस लॉगिन का एक साइन अप का प्रोसेस है, आपको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सेम यही चीज़ें सारी अवेलेबल हो जाएगी। बताइए। मैम इंडिया गवर्नमेंट द्वारा मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है कि हम पर्यावरणीय अनुकूल जीवन शैली की मतलब हम अपने डेली लाइफ स्टाइल में क्या चीज़ अपनाएं कि हम पर्यावरण में अपने बचाने के लिए सहयोग दे सकते हैं, जो कि 7 थीम पे है। 7 थीम में 75 एक्शन प्लान कि हम डेली लाइफ स्टाइल में जैसे हम रूम से बाहर जा रहे हैं तो लाइट फैन ऑफ कर दें या AC का टेम्परेचर 24 डिग्री पे रखें, या हम पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉलीथीन का यूज़ ना करें, बहुत एडवर्स कंडीशन में करें, और क्या कहते हैं जैसे कि लोगों को भी अवेयर करें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक डार्ट गेम रखा है वहाँ पे, तो जिसमें आपको 2 चांसेस मिलेंगे।
प्लीज़ एक बार एक्सप्लेन कर लीजिए। अगर आप 20 में जाते हैं तो आप विनर होंगे जिसमें आपको बायोडिग्रेडेबल पेन मिलेगा ये देखिए और ये आपको एक मैसेज देना पड़ेगा। बिल्कुल बीचों बीच में लग गया था। ये आप ऐसे फेंकेंगे यहाँ पे तो ये जो 7 है फेंकिए। तो ये मेटल का है, चिपक जाएगा। अगर आपका निशाना सही होगा तो आपको इसमें से एक अडॉप्ट करके आपको एक मैसेज देगा होगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में क्या अडॉप्ट कर रहे हैं या ये पर्यावरण के लिए सहयोग क्या देना चाह रहे हैं। 20 में आता है तो आप विनर हैं, आप कोई भी थीम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैम जिसमें आएगा वो अडॉप्ट करना होगा। हाँ मैम नहीं मैम वहाँ से वो निशान बना हुआ है। अरे थोड़ा सा अलग आपको आया है एनर्जी सेव। करते ही हैं बट अब और ध्यान से करेंगे। जी मैम थैंक यू मैम आप भी आ जाइए। इसका टोटल यूनिवर्सिटी एरिया में साइलेंस अदर पैरामीटर्स अदर पोल्यूशन पैरामीटर्स को भी हमारे पास थैंक यू। आप भी दोनों की तरफ से विद्यार्थियों के साथ समाज के और भी लोग इसे लाभान्वित हैं और इससे एक जागरूकता करनी
आप सभी का मैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में पर्यावरण का मानव जीवन में महत्व पर ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसमें हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे उत्तर प्रदेश शासन की महामहिम कुलाधिपति महोदया के निर्देश के अनुसार प्रकृति के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए, विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए उनका एक निर्देश आया था। और उनका निर्देश हमारे लिए था कि हम करें, वनस्पति के महत्व के लिए हम कोई एक प्रदर्शनी लगा लें। पर हमारा सौभाग्य रहा कि हम NBRI के डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी तक हम पहुंच पाए सबसे पहले। और मुझे खुशी है ऐसे लोग यदि कहीं मिलते हैं कि उनके द्वारा यदि कोई अच्छा संदेश समाज तक या कोई संस्था तक पहुंच जाए तो वो अपना बेस्ट दें, ऐसे व्यक्ति वो लगे मुझे। और पहली मुलाकात में उन्होंने कहा कि हम विश्वविद्यालय के लिए ये काम करेंगे और वो तैयार हो गए। और उसके बाद हम IITR से भी संपर्क किए थे, उन्होंने भी अपनी सहमति दी कि हम यहाँ प्रदर्शनी लगाएंगे। पर ये तभी सार्थक होगा कि यहाँ जितने लोग आ रहे हैं हम सब समझते हैं कि किस तरीके से प्रकृति के बचाव के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के संतुलन के लिए यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करेगा तो मुझे लगता है कि हम बेहतर स्थिति तक पहुँच पाएंगे। छोटे छोटे से प्रयास करने हैं। यदि हमको पावर एनर्जी सेव करना है तो उसके लिए हमको कहाँ कहाँ कोशिश करनी चाहिए, बहुत छोटी सी कोशिश होनी चाहिए, पर हम नहीं कर पा रहे हैं उन सब के लिए। और मुझे लगता है कि 2 दिन की प्रदर्शनी है, इन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई जो मुझे नहीं पता था। मैं ज़रूर कोशिश करती थी, मैं शौकीन हूँ पौधे लगाने के लिए या प्रकृति से जुड़ने के लिए। प्रकृति से संगीत या कला के लोगों का संपर्क बड़ा बना रहता है, क्योंकि प्रकृति के बिना हम संगीत की कल्पना नहीं कर सकते। और डॉक्टर पंकज जी से बात हो रही थी कि हम संगीत के साथ नेचर को लेकर हम और क्या काम करें। और मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसा कोई प्रोजेक्ट तैयार करें और हम साथ मिलकर कोई नया खोज ऐसा करें कि संगीत के साथ हम कैसे प्रकृति के बचाव के लिए या उसके बेहतरी के लिए कर सकते हैं। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार और आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ मौका दिया। तो मैंने हो तो देखिए पैसा ना दिया।
उसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को बताएंगे। तो सब लोग जानते भी होंगे, लेकिन आज आपको इस व्याख्यान के माध्यम से उसके अंदर ले जा करके हम क्या करते हैं थोड़ा वो बताएंगे, और फिर जो समसामयिक विषय जिस पे ये प्रदर्शनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारी, जैसा आप देख रहे हैं कि ये दो बिल्डिंग है, केन कॉल ब्लॉक और टीन खुशो ब्लॉक कहते हैं। केन कॉल हमारे फाउंडर डायरेक्टर थे और टीन खुशो वन ऑफ द लीडिंग बॉटनिस्ट इन वर्ल्ड। तो आप दोनों के नाम पे ही हम लोगों के परिसरों का नामकरण हुआ, और उन्होंने ही पूरे हमारे बोटेनिकल इंस्टीट्यूट को एक शेप दिया अपने एफर्ट से। और जो हमारा मोटिव है वो ये है कि वेयर प्लांट बेस्ड रिसर्च टचेस लाइफ थ्रू इनोवेशन। तो किस तरीके से हम प्लांट बेस्ड रिसर्च करें जिससे इनोवेशन के थ्रू हम लाइफ को आपके काम आ सके, चाहे वो सोसाइटी हो या इंडस्ट्री हो। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लें तो जो पूरा एरिया है हमारा, वो सिकंदर बेगम जो थी वजीर शाह की, उनका वो प्रीमाइस था, सिकंदर बाग के नाम से वो है। तो 1789 एडी में दैट बिलोंग टू एज ए रॉयल गार्डन ऑफ अवध ऑफ, जो हमारे अवध के नवाब थे उनका था। बाद में सिकंदर बाग कहा गया, और ब्रिटिश एरा में ये गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर गार्डन जो ब्रिटिशर्स थे वो कहते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारा राज्य सरकार था उसने इसको नेशनल बोटेनिक गार्डन घोषित किया। 1953 में जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो हमारे भारत सरकार का है, उसमें हमारा CSIR आता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में हमारी 38 प्रयोगशालाएं काम करती हैं अलग अलग थीम पे। उसने इसको टेक ओवर किया 1953 में, और फिर नेशनल बोटेनिक गार्डन से इस चूंकि शोध होने लगा तो इसका नामकरण हुआ नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट। फिर प्लांट किंगडम, बहुत से लोग इसमें बायोलॉजी लिए होंगे, पढ़े होंगे, बॉटनी के बारे में जानते होंगे, कुछ अभी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में उन्होंने लिया भी होगा। तो बाकी लोगों के लिए है कि इट्स ए वाइड एरे ऑफ प्लांट किंगडम दैट वी आर ब्लेस्ड विद। तो वी स्टार्ट फ्रॉम एल्गी जिसको हम काई के तौर पे कह सकते हैं आमजन की भाषा में। फिर फंगस होता है, फंगस में मशरूम भी आता है, बाकी ब्रेड पे जो उगता है, कुछ बेनिफिशियल फंगस भी होते हैं जैसे पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन कहाँ आया? पेनिसिलियम से आया। फिर ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, फर्न सभी को पता है, जिम्नोस्पर्म होते हैं जैसे कि आपका साइकस हो गया, पाइन हो गया, और फिर फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड विथ दिस रिसोर्सेज दैट वी प्रोवाइडेड बाय नेचर। तो उस सारे प्लांट किंगडम के एरा पे हमारा संस्थान शोध करता है। जो अलग अलग हम काम करते हैं संस्थान में, तो एक बोटेनिक गार्डन है जिसमें हम प्लांट के कंजर्वेशन और उनके एग्रो टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं। प्लांट का जो जेनेटिक रिसोर्स कंट्री में है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एक मॉडर्न टूल एंड टेक्निक सभी को पता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उस पर हम शोध करते हैं। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में पौधों का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, जिसके बारे में स्पेसिफिकली ये प्रदर्शनी है। फिर हर्बल प्रोडक्ट्स जो प्लांट से हमारे निकलते हैं, जैसे कि आप आयुर्वेदिक दवा खाते हैं तो वो सारे ही प्लांट रिसोर्सेस हम लेते हैं। एक BZR-34 टाइप 2 डायबिटीज़ के क्योर के लिए है, वो दैट इज़ इन्वेंटेड बाय CMAP एंड NBRA अलॉन्ग विद, और एमिल उसको BZR-34 के नाम से पूरी कंट्री में, क्या अभी तो अब्रॉड में भी वो जा रहा है। तो दैट इज़ क्यूरिंग योर टाइप 2 डायबिटीज़, दैट इज़ इन्वेंटेड बाय NBRA। और ओवरऑल प्लांट की डाइवर्सिटी जो हमारी कंट्री की है उसको हम किस तरह से मेंटेन करते हैं, इस पे हमारा शोध होता है। सबसे पहले आपको हमारे बॉटनिक गार्डन जिन्होंने नहीं विजिट किया हुआ है तो एक वर्चुअल हम वो करेंगे कि हमारे पास अर्बोरेटम है, वी हैव बोनसाई सेक्शन, एक डेडिकेटेड कैक्टाई और सेक्लेंट हाउस है, कंजर्वेटरी है जिसमें पूरे कंट्री से जो रेयर और थ्रेटेंड प्लांट्स हैं उनको हम वहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं। एक साइकेट है जिसमें साइकस का गार्डन हम लोगों ने बनाया है, फर्न हाउस है, माउस हाउस है, पाम हाउस है। ये एक ग्लिम्स है कि साइकेट हाउस हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं अपने संस्थान में। ये कैक्टस हाउस का पिक्चर आप देख सकते हैं, माउस हाउस है। तो आप सभी से मतलब है मेरी रिक्वेस्ट कि अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, बच्चों को एक बार ओरिएंट कराइए। इट इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी और विल बी हैप्पी टू वेलकम यू। एंड आप देख सकते हैं बोनसाई हाउस है जहाँ पे हमारे 150 स्पेसिमेंस हैं, कुछ तो 1850 की बोनसाई हम लोग आज तक मेंटेन करके रखे हुए हैं। और पाम हाउस है, ये ब्रायोफाइट्स है, मास हाउस है,
मॉस का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, बिकॉज दीज आर द परफेक्ट इंडिकेटर ऑफ एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस दैट डू अकर। फिर एक ये स्पेशलाइज्ड हमारा गार्डन है, इट इज़ फॉर विजुअली impaired and especially abled person, because they have equal right to sense the beauty of nature with their sensory nerves, like based on the concept of touch, feel and smell. तो एक डेडिकेटेड गार्डन हमारे यहाँ है जो टच एंड स्मेल गार्डन हम उसको कहते हैं, जहाँ पे ब्रेली में उनका है कि और हम लोगों ने रखा हुआ है, तो ऑडियो देख सकते हैं, थोड़ा ब्रेली में पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे है। और टच फील स्मेल के कॉन्सेप्ट पे आप डिफरेंट टेक्सचर्स को देख सकते हैं, उनकी डिफरेंट एरोमा, वी हैव तुलसी ऑफ 8 डिफरेंट काइंड ऑफ एरोमा ओवर देयर। तो एक डेडिकेटेड सेक्शन इन सोसाइटी के लिए हमारा स्पेशलाइज्ड गार्डन है। फिर ये जो हम मेजर काम करते हैं, ग्लेडियोलस जो आप देखते हैं, बोगेनविलिया जो G20 मार्क पे आप देख रहे हैं, क्राइसेंथेमम हैं, ट्यूबरोज हैं, तो उस पे हम करते हैं। वी हैव द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बोगेनविलिया इन दिस वर्ल्ड। तो बहुत अच्छी हमारे पास 202 हमारे पास वेराइटीज़ हैं बोगेनविलिया की, और यहाँ से लेके चाइना और बाहर भी जाती है, लोग लेते हैं। उसी तरीके से क्राइसेंथेमम का हमारे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, 225 कल्टीवार्स है हमारे यहाँ। इंडियन लोटस पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी, नमो 108 वी इन just develop a variety of lotus by natural selection which has 108 petal। जैसे हिंदू मैथोलॉजी में 108 का एक अपना रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। देन इफ यू हैव ए लोटस फ्लावर हैविंग 108 पेटल, दैट वुड बी ऑस्पिशियस टू ऑफर टू गॉडेस लक्ष्मी। तो वो एक नमो 108 है जो रिलीज किया, ऑनरेबल पीएम ने भी उसको अप्रिशिएट किया हुआ है। हमारे 2 रेगुलर फ्लावर शो होते हैं, आप सभी को पता है। एक होता है क्राइसेंथेमम कोलियस फ्लावर शो, और एक होता है रोज और ग्लेडियोलस का, दिसंबर और जनवरी में जब फुल ब्लूम पीरियड में होता है, और फुटफॉल बहुत अच्छा होता है। पार्टिसिपेशन भी हम कॉमन मैन का करते हैं। तो जिनको भी हॉबी है, जिनके पास अच्छी वेराइटीज़ हैं क्राइसेंथेमम कोलियस की या रोज या ग्लेडियोलस की, तो मैं आप सबको इंकरेज करता हूँ कि एज ए पार्टिसिपेंट आप पार्टिसिपेट करें। और बहुत सीरीज़ होती है अवार्ड्स की, और कॉमन सिटीजन्स को अवार्ड भी हम लोगों का मिलता है। एक और है हर्बेरियम का कॉन्सेप्ट, आप जानते होंगे कि प्लांट को हमें रखना होता है आइडेंटिफिकेशन एक रिपोजिटरी के पर्पज से। तो वी हैव द लार्जेस्ट रिपोजिटरी ऑफ लाइकेन इन साउथ ईस्ट एशिया, और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बाद NBRI में जो हमारा हर्बेरियम है, दैट इज़ द लार्जेस्ट इन द कंट्री, एंड वी केप मेंटेनिंग ओवर 3 lakhs ऑफ herbarium over there, and it is for the educational purpose for botany student and any researcher working in botany। हमारे जो कंट्री में इस समय 3 मेजर प्रोग्राम चल रहे हैं। एक फ्लोरिकल्चर मिशन है, एक कॉटन मिशन है जिसमें हम एज ए नोडल इंस्टीट्यूट हैं, और एक एरोमा मिशन है जिसमें सिमैप नोडल है। तो सोचिए फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स को फार्मर्स के बीच में कैसे प्रोपोगेट करना है, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, और धीरे धीरे उनका शिफ्ट हो रहा है। जो नॉर्मल कैश क्रॉप्स वो लगाते हैं एग्रीकल्चर की, तो फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स पे वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, जिससे उनकी अर्निंग भी बढ़ रही है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं पिछले 6 साल से, तो फार्मर्स की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है। और जितना आप स्पॉट देख रहे हैं, वो पूरी कंट्री वाइड हमारा प्रोग्राम चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम राजस्थान टू नॉर्थ ईस्ट। एक हमारा डिस्टेंस रिसर्च सेंटर है बंथरा। जब आप कानपुर की तरफ जाते हैं तो बंथरा रिसर्च स्टेशन है। तो एट ए टाइम दैट वाज ए सोडिक लैंड जिस पे कुछ कल्टीवेशन नहीं होता है, एक वाइट रे उड़ती होती है। अभी आप जा करके देखेंगे तो वी डेवलप्ड ए ट्री जेन बैंक ऑफ इंटायर इंडो गैंगटिक प्लेन्स ओवर देयर। और वहाँ पे जो फील्ड के हमारे रिसर्च हैं वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे भी हमारा एक इको एजुकेशनल हब है दैट इज़ ओपन फॉर सोसाइटी, और रिक्रिएशन पर्पस के लिए भी आप कभी भी वहाँ विजिट कर सकते हैं बंथरा रिसर्च स्टेशन पे। एक जो हम लोगों का है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम सेंटर भी है जिसको हम NBRI AACP सेंटर कहते हैं। और इस तरह के 54 सेंटर्स हैं, थीमेटिक सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, एंड NBRI इज होस्टिंग वन ऑन द थीम ऑफ प्लांट्स एंड पोल्यूशन, जिसमें हम नॉलेज प्रोडक्ट्स जो आपने अभी प्रदर्शनी में देखे हैं, फिर आउटरीच एक्टिविटीज़ जैसे हम यहाँ पे इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल PM का एक मिशन लाइफ करके एक कॉन्सेप्ट है, उसमें भी आपको हम अवेयर करेंगे।
और एक ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हमारे 2 कोर्सेज चलते हैं, जिसमें कोई भी अगर चाहे तो सॉइल पोल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए और ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर सकता है, जो NCVT अप्रूव्ड है। और जो 2 बैच हमारे निकले हैं उसमें सक्सेस रेट हमारा मोर देन 60% है, कि जिन लोगों ने उस स्किल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया तो नाउ दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस एंड दे आर गेटिंग एम्प्लॉयड इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन दैट सर्टिफिकेट। ये हमारी एक वेबसाइट है जो AICP सेंटर की है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यू विल कैन कम अक्रॉस विद ऑल द साइंटिफिक लिटरेचर ऑफ हाउ प्लांट्स आर इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट एंड हाउ डिफरेंट पोल्यूटेंट कैन बी मिटिगेटेड बाई ए वाइड एरिया ऑफ प्लांट्स ओवर देयर। ये हमारे पब्लिकेशंस हैं जो हम डिग्री कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में देते हैं, रेगुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजते हैं। अभी जैसे उपवन स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की, तो NBRI वॉज द पार्टनर टू डिज़ाइन द गाइडलाइन ऑफ उपवन स्कीम। तो नगर वन योजना अभी उत्तर प्रदेश सरकार शुरू कर रही है, हमारा संस्थान उसमें एज ए नॉलेज पार्टनर है। फिर ग्रीन प्लानर ऐप एक है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये एंड्रॉयड और iOS दोनों वर्जन पे है। आपको रोड साइड, रोड डिवाइडर, ग्रीन बेल्ट और इंडोर के बारे में साइंटिफिकली वैलिडेटेड प्लान का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है, ये फ्रीली अवेलेबल है। जैसे आपकी कोई कॉलोनी है, आप पार्क के चारों तरफ किस तरह के वृक्ष लगा सकते हैं जो वहाँ की एस्थेटिक वैल्यू को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, और वहाँ जितना भी एम्बियंट एयर पोल्यूशन है उसको किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं। तो दिस ऐप इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर यू एंड यू कैन डाउनलोड इट। हाँ, दिस ए नॉवल कॉन्सेप्ट ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम अभी क्या है, दोष देते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कि हमारे विसिनिटी में सफाई नहीं हो रही है, पानी कम हो जा रहा है। हम इंडिविजुअल एक्शन क्या लेते हैं, और क्या हम इंडिविजुअल एक्शन ले नहीं सकते हैं? तो लाइफ इज़ ए एक्रोनिम, इट्स ए मिशन फॉर अडॉप्टिंग लाइफ स्टाइल इन हार्मनी विद नेचर। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट था, और इन्होंने ग्लासगो में COP26 में इसको एक एज ए इंटरनेशनल आइडिया फ्लोट किया। और सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, इस समय 13 अलग अलग कंट्रीज इस पूरे वर्ल्ड की इस मिशन को अडॉप्ट करके अपने यहाँ इंडिविजुअल सिटीजन्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं। आइडिया ये था कि हम इंडिविजुअल एक्शन क्या ले सकते हैं, और साथ हमारे यहाँ पे डिफरेंट थीम्स नीति आयोग ने दिए हुए हैं कि हाउ वी कैन सेव एनर्जी, हाउ वी कैन सेव वाटर, सिंगल यूज प्लास्टिक मस्ट बी फेस्ड आउट फ्रॉम आवर लाइफ स्टाइल, किस तरह से सस्टेनेबल फूड सिस्टम को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे हम मिलेट का प्रमोशन इसमें कर रहे हैं, मिलेट ही हमारा खाने में पहले था, हम गेहूं तो बाद में आए मेक्सिको से, लेकिन धीरे धीरे हम अब एक सस्टेनेबल फूड सिस्टम भी अगर अडॉप्ट करें जो हमारे लोकल क्लाइमेट वेदर को मैच करते हुए और हमारी फिजियोलॉजी को मैच करते हुए पहले ही हमारे फूड आइटम्स में था, कुलिनरी हैबिट्स में था। फिर स्वच्छता एक्शंस हम क्या ले सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, और ई वेस्ट आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एक बर्निंग इशू होने वाला है, तो क्या हम अभी से कोई स्टेप उठा सकते हैं। तो ये 7 थीम्स में 75 इंडिविजुअल एक्शंस नीति आयोग ने प्रोजेक्ट किए, अमृत काल जो हम भारत सरकार मना रही है उसमें। और ओवरऑल हम लोगों का यही था कि हम किस तरह से इंडिविजुअल एक्शन लें, सरकार का वेट नहीं करें। तो ये मेरी लाइफ पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप इस पर विजिट करके इंडिविजुअल एक्शन पॉइंट आप सभी देख सकते हैं। इट इज़ नॉट पर्टेनिंग टू किड्स और स्टूडेंट्स और एकेडमिशियन, एज ए इंडिविजुअल, एज ए कॉमन सिटीजन आप इस पर विजिट कीजिए और देखिए कि हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे सिंपल क्या है कि आपका जो रूम AC है वो 24 पे भी आप रखेंगे ना, तो आपको उतनी ही कूलिंग मिलेगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बिलो 24 हम रखें, जैसे एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो इट्स ए सिंपल एग्जांपल, यू कैन कंट्रीब्यूट टू सेव एनर्जी। फिर जो जिसकी वजह से है, 2 सबसे खूबसूरत चीज़ें अगर हमें प्रकृति ने दी है वो है संगीत और पौधे। इनसे सुंदर मैम हमको तो कुछ नहीं लगता है। अगर ये दोनों एक साथ आकर के जुड़े तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आप सभी जो बच्चे हैं वो यहाँ पे कार्यशाला इस विश्वविद्यालय की जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा इस पूरे हॉल में नहीं बैठा है जिसको म्यूज़िक पसंद ना हो। एक्सेप्शन हो सकता है, किसी को लाउड म्यूज़िक पसंद हो सकता है, किसी को सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसमें 100% दे आर म्यूज़िक लवर्स। कोई एक्सेप्शन हो तो अभी बता दें, आई कैन डिबेट विद हिम और हर।
तो म्यूज़िक क्या है कि स्ट्रक्चर्ड साउंड है जो प्रोड्यूस होती है इंस्ट्रूमेंट से और ह्यूमन वॉइसेस से। सिर्फ म्यूजिकल भी हो सकता है, ह्यूमन वॉइस के साथ भी होता है जो हमारे संगीत बनते हैं, और रिदम, मेलोडी, हार्मनी, वॉइस, तो इट्स ए ब्रिलियंस ऑफ एक्सप्रेशन, इट्स ए हाईली इनोवेटिव। ठीक है, कॉपी होती है म्यूजिक, हम वेस्टर्न से इंडियन उसमें अडॉप्ट करते हैं, इंडियन से वेस्टर्न में अडॉप्ट करते हैं, ये हमारा एक ह्यूमन वर्च्यू है। लेकिन आप 90% अगर आप देखें तो इट्स ए ब्रिलियंस ऑफ एक्सप्रेशन इन एन इनोवेटिव। चाहे आप सिर्फ म्यूजिकल नोटेशंस की बात करें या आप लिरिक्स की बात करें, और इसमें हम साइंस की फील्ड में अगर देखें तो इट्स ए वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस मिक्स टुगेदर इन ए हार्मोनियस एंड कोहेरेंट वे। फॉर साइंटिस्ट म्यूजिक इज दैट। आपके लिए क्या है कि हाँ मेलोडियस म्यूजिक है, आपका मूड अच्छा हो जाएगा इस तरीके से। तो म्यूजिक कैन ट्रिगर ए रेंज ऑफ इमोशंस इन ह्यूमन एंड एनिमल्स टू, तो व्हाई नॉट प्लांट? So I can just tell you the plant also sense your music because it's a different kind of music based on different wavelength and vibrations, and plant is an equally living system, so they do respond with the music। और उसमें प्लांट का भी अपना अपना होता है, जैसे हमने आपको बताया एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, वी हैव ए ब्रॉड प्लांट रिसोर्सेज अवेलेबल विद अस। तो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्लांट एंड देयर स्पीशीज विद इन, they do respond differently with different kind of music। as a scientist I am telling you। so पहले भी कुछ रिसर्च हुई है जिसके बारे में अगली स्लाइड में बनाएंगे कि किस तरह से प्लांट का ओवरऑल डेवलपमेंट, उनकी हेल्थ, उसको भी हम अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेस कंडीशन है, जैसे इस समय बहुत समर्स हैं, नर्सरी में पौधे अच्छे नहीं उग रहे हैं, तो किस तरह की म्यूजिक हम वहाँ पे रख सकते हैं नर्सरी में जिससे कम उनका वाटर रिक्वायरमेंट हो सकता है और उनकी एक नॉर्मल ग्रोथ इस एडवर्स कंडीशन में हो सकती है। हम फिर दोबारा बात करेंगे कि वी हैव टू सेट्स ऑफ म्यूजिक पैटर्न, वन इज द इंडियन एंड वन इज द वेस्टर्न। सो देयर इज अ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, रिदम, utilizing major instrument, and researcher across the globe, they conducted the experiment with both the music style, Indian and Western style। सबसे पहले जो इस कॉन्सेप्ट को दिया था वर्ड में वो सर प्रोफेसर जेसी बोस थे। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से इन्वायरमेंट और म्यूजिक अफेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, और उन्होंने कंफर्मेटरी फाइंडिंग दी विद द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने डिवाइस किया, क्रेस्कोग्राफ जिसको हम बोलते हैं। उन्होंने ये बताया कि प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं किस तरह का एटीट्यूड उनके सराउंडिंग में। एटीट्यूड का उनका मतलब था कि किस तरह का इन्वायरमेंट और किस तरह का म्यूजिक नोटेशंस है, तो वो सेंस करते हैं। और उन्होंने ये बताया कि प्लांट डू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई जस्ट लाइक टू द ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। तो इट्स ए पॉइनर स्टडी विच सर बोस हैज कंडक्टेड। और क्रिस्कोग्राफ में उन्होंने जो दिया कि ग्रोथ को कैसे एक्सेलरेट करते हैं, मैक्सिमम उन्होंने जो हार्श नॉइस थी 14 डेसिबल के ऊपर वो बताया, और ये बॉटनी और फिजिक्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो उनका पहला एक्सपेरिमेंट था। फिर उसके बाद अक्रॉस द वर्ल्ड इस तरह के हुए, जैसे टमाटर आप खाते हैं तो टमाटर में जो लाइकोपिन है, जो फ्लेवोलाइड बायोसिंथेसिस होती है, वो भी उसके लिए एक मॉडल ट्यून 1943 में जोल ने ऑलरेडी डिवाइस करके देखा था कि अगर टमाटर कहीं उग रहा है और उसमें अगर हम ये मॉडल ट्यून रखते हैं तो जो फ्लेवोलाइड बायोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम है वो ट्रिगर करता है एंड विल गेट द टोमेटो ऑफ गुड लाइकोपिन कंटेंट। उसी तरीके से एक सोनिक ब्लूम डेवलप किया डॉक्टर चार्ल्सन ने। इंडिया में डॉक्टर टीसी सिंह ने बालसम पे काम किया, पिट्यूनिया पे काम किया, मैरीगोल्ड पे काम किया, और उन्होंने वाइब्रेशन ऑफ भरतनाट्यम उसको उन्होंने एज ए मॉडल म्यूजिक सिस्टम रखा था। और उसके बाद मिस डॉर्थी ने 1968 में ये बताया कि क्लासिकल पे ज़्यादा अच्छा वो ग्रो करते हैं रदर देन इफ़ दे एक्सपोज टू रॉक म्यूज़िक। रॉक म्यूज़िक में वो मुरझा जाते हैं। तो इस तरीके से 1968 में मिस डॉर्थी ने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो म्यूज़िक इज़ नथिंग बट ए साउंड वेव। तो प्लांट के लिए वो स्टिमुलेंट के और प्रोटेक्टेंट दोनों की तरफ से काम करता है। और स्टार्टिंग फ्रॉम द सीड जर्मिनेशन, सीड ग्रोथ, सीडलिंग स्टेज एंड फुल फ्लेजेड प्लांट,
जो हम फोटोसिंथेसिस सभी को पता है कि सनलाइट को कैप्चर करके किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है हमारा ग्रीन प्लांट, उसको भी ये ट्रिगर करता है। अगर फल का पकना सही तरीके से पकना, वो भी हम म्यूजिक के नोटेशंस का सही उपयोग करके कर सकते हैं। फिर आता है कि किस तरीके से प्लांट सिस्टम को अलग अलग साउंड करती है, तो इट्स ए परसेप्शन ऑफ प्लांट दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आप देखते होंगे कि किसी पर्टिकुलर पेड़ पे जहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस है तो कोयल आके ज़्यादा चहचहाती है या कुछ करती है, तो ये नेचर में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो वी हैव नॉइज, वी आर प्रोड्यूसिंग नॉइज, वी आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ environmental sounds, we have some mutualistic interaction, they are communicating with the plants, birds are communicating with the plants at the time of inflorescence या pollen setting के टाइम पे। और ये सारे परसेप्शन को लेते हुए जो प्लांट की ग्रोथ है, उनके जो आयन चैनल्स हैं जिनकी ग्रोथ उन पर डिपेंडेंट होती है, वो सारे ट्रिगर होते हैं। और अगर हमारे साइंटिफिक फील्ड की बात करें तो जीन लेवल पे एक्सप्रेशन या उनका हार्मोन ओवरऑल ग्रोथ रिस्पॉन्सेज दैट कैन बी मॉड्यूलेटेड विद द स्टैंडर्ड म्यूजिक टोन, और ये एक रिसर्चेबल इशू है। कुछ डेटा है यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, प्लांट हाइट है, इंटरनोड इलांगेशन है, नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, इवन फ्लावर का डायमीटर तक लोगों ने देखा हुआ है बाय यूजिंग द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ इंडियन म्यूजिक एज वेल एज वेस्टर्न म्यूजिक। और ये एक लास्ट स्लाइड है ये बताने के लिए कि हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल वीसी मैम से कि आप एक अप्रोप्रिएट लेवल पे आप रिक्वेस्ट करें, सो एनवीआरआई कैन जॉइन हैंड्स विद दिस esteemed university, and definitely we'll come up with some standard practice for nurseries for this kind of some exposure chamber की अगर if you feel space, plants are there, music are there, आप उस रूम में आधे घंटे बैठेंगे तो आपका मूड ठीक हो जाएगा। इस तरह का कुछ एक आउटकम हम ऑफर करते हैं मैम को कि आप अप्रोप्रिएट लेवल पे दीजिए, तो एक रिसर्च प्रपोजल एनवीआरआई के साथ, एंड दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ईच टेयर ऑफ सोसाइटी। सो दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एनवीआरआई इन दिस वर्कशॉप। थैंक यू मैम। मैं आमंत्रित करती हूँ IITR से हमारे मध्य प्रदेश साइंस आपके विचार साझा। धन्यवाद मैडम। मैं धन्यवाद कुलपति महोदया का भी करता हूँ जिन्होंने मैं आमंत्रित किया। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे का महत्व, जिसमें पेड़ पौधों का योगदान का विषय है। हम जो है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। ये एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ CSIR का है, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1965 को हुई है। और हमारे जो संस्थान का मोटो है सेफ्टी फॉर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ एंड सर्विस टू इंडस्ट्री। तो जो हमारा शोध कार्य है, जो भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं, एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। हम लोग इन्वायरमेंट के सभी कंपोनेंट जैसे वायु प्रदूषण, सॉइल, जल, सभी इन कंपोनेंट में हम देखते हैं कि इनमें हमारे क्या क्या प्रदूषक हैं। जैसे वाटर में हेवी मेटल्स है, उसकी भी हम एनालिसिस करते हैं। इसके बाद सॉइल में हम देखते हैं जो पेस्टिसाइड का बहुत यूज होता है, उस पेस्टिसाइड का क्या मतलब सॉइल में कितना कंसंट्रेशन है, फिर में वो प्लांट से होते हुए हमारे बॉडी में जाता है, जो ही कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है उसकी भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। और हवा में हम लोग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करते हैं। और हम लोग हर साल रेगुलर प्री मानसून, पोस्ट मानसून लखनऊ शहर की वायु गुणवत्ता में मौजूद प्रदूषक जैसे PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नॉइज लेवल का एनालिसिस करते हैं। और एक रिपोर्ट 5 जून को और
IITR के फाउंडेशन के दिन हम लोग रिलीज करते हैं, और उसके जो रिकमेंडेशंस है वो रेगुलेटरी बॉडीज लाइक CPCB, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को भेजते हैं कि शहर की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय है। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, लखनऊ में जैसे डीजल वाले टेम्पो बहुत चलते थे करीब 15-20 साल पहले, वो हमारी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन से उनको धीरे धीरे मतलब निकाला गया, अब CNG के चलते हैं। तो हमारे संस्थान का पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे संस्थान में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 1984 में, उसमें बहुत बड़ा योगदान किया। वहाँ पर सॉइल में, वाटर में, एयर में चेक किया कि क्या क्या कंटामिनेंट्स हैं और उनको कैसे मिटिगेट किया जाए। जैसा कि सर ने बताया कि इनके यहाँ डायबिटीज के लिए PGR 34 एक दवा विकसित किया गया, उसका भी सेफ्टी इवैल्यूएशन हमारे संस्थान ने दिया कि ये सेफ है, इसको लोग खा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। और दूसरी टॉक्सिसिटी का भी, जैसे कोई भी कंपाउंड मार्केट में आता है या उसकी हम सेफ्टी इवैल्यूएशन करते हैं कि इसका जो है हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। हमारे संस्थान का 2 कैंपस है, एक या बहुत करीब में MG मार्ग में है छतर मंदिर के पास में, दूसरा जो CRK परिसर है वो कानपुर रोड पर स्थित है। वहाँ पे हमारे पास GLP फैसिलिटी है कि जो भी GLP मीन्स गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, हम जो भी टॉक्सिसिटी पे डेटा जनरेट करते हैं वो वर्ल्ड वाइड वो डेटा एक्सेप्टेड होता है, वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल के तहत करते हैं। हमारी जो एयर मॉनिटरिंग की फैसिलिटी भी CRK कैंपस में है, वाटर एनालिसिस की भी फैसिलिटी है। तो इस तरह जैसा कि सभी लोगों को ये मालूम है कि पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ एक तरह से जो पर्यावरण प्रदूषक होते हैं लाइक पार्टिकुलेट मैटर, गैसियस, इनको एब्जॉर्ब करते हैं। पेड़ जो है हमारे जो नॉइज पोल्यूशन है उसको भी एज ए बैरियर की तरह काम करते हैं। तो जैसे जैसे देखिए पेड़ों का कम होते जा रहे हैं, जंगल की क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, इससे जो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण, नॉइज प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी जो रिपोर्ट से मतलब हम लोग उसमें बताते हैं कि उसको ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जाए। एक जो पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारक है कि जो हम लोग गार्बेज इधर उधर फेंक देते हैं, इसको ओपन बर्निंग की जाती है, उससे भी पर्टिकुलर मैटर इन्वायरमेंट में जाते हैं। तो हम लोग इसका भी रिकमेंडेशन देते हैं कि जो वेस्ट है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। दूसरी, अभी पिछले साल जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा था इन्वायरमेंट में, लेकिन इस बार हमारी रिपोर्ट ने ये बताया है कि लास्ट ईयर से इस बार जो प्रदूषण कम हुआ है। उसका कुछ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जैसे आप देख रहे होंगे कि आजकल ई-व्हीकल लाइक ई-व्हीकल, कुछ बाइक भी, कुछ स्कूटी भी, गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास किया है, ई-बसें चलाया है। एक चीज़ और आप लोग देख रहे होंगे कि रोडों पर मशीन, स्वीपिंग मशीन चल रही है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी वजह से भी पोल्यूशन कम हुआ है। दूसरा, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे पिछली साल बहुत गर्मी थी, तो गर्मी में क्या होता है कि हवा का जो है गति तेज हो जाती है, वो इन्वायरमेंट में धूल उड़ा के ले जाती है। लेकिन इस बार मतलब इस तरह की गर्मी नहीं थी, इन 2-3 कारक से इस बार का प्रदूषण का लेवल कम पाया गया। हमारे संस्थान में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन फैसिलिटी है, इमेजिंग फैसिलिटी है, स्टार्टअप के लिए हमारे यहाँ स्पेस है, ट्रांसलेशनल रिसर्च होती है। और हमारा संस्थान जो गवर्नमेंट के मिशन मोड है, प्रोग्राम है लाइक नमामि गंगे, स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का भी में भी काफ़ी योगदान है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार और कुलपति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस जो मैंने देखा है
भारी संख्या में बच्चे आए हुए हैं। तो जो जनमानस में जो पर्यावरण के प्रति हमारी प्रदर्शनी लगी हुई है, वहाँ पे हमारे जो प्रकाशन है, प्री मानसून पोस्ट मानसून की रिपोर्ट मौजूद है, और जो रिकमेंडेशन है प्रदूषण को कम करने के लिए, वो सब वहाँ पे है। आप लोग हमारे इस पे प्रदर्शनी पे आइए, हमारे वहाँ जो स्टाफ हैं वो आपको बताएंगे, और जो प्रदूषण को नापने के लिए कि कैसे हम CO2 नापेंगे, नाइट्रोजन नापेंगे, पार्टिकुलेट मैटर नापेंगे, सब चीज़ वो आपको बताया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आपके बीच से अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो, तो ये हम लोगों का रहता है कि बतौर वैज्ञानिक आपकी जिज्ञासाओं को शांत करना। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जिनके अगर कोई प्रश्न हो या कुछ भी कोई क्वेरी हो, कोई सेशन हो, तो वी लव टू हियर। Sir, it was a very informative presentation by you. With the change in times, I feel there is a lot of space constraint. The mansions and bungalows are being replaced by flat systems. I would like to know, would you advise vertical gardening, and is it maintainable? Ma'am, if you visit that pradarshani over there, so there is a concept of high rise which is coming up because of the land constraint, as you told. So now if you see any housing that may rise, it is mandatory to have the planter from third floor upward. So in planter, which kind of plants can be planted? Along with terrace, government has made mandatory third floor and upward design should contain along with the terrace some planters. So what kind of plants you can plant in that? NVRI is advising to the housing society through the Ministry of Urban Development. It's one thing. And if you can house some potted plant in your drawing room, even in your living room or bedroom. So, like I told, this green planner, so you may have the insight of those kind of plants which you can plant it as in your indoor premise, in your room as well. And vertical gardening is a concept. What government is doing, those pillars under this highways or there's a, you can say this overbridge and something. So they just made a structure and just house the potted plant. So green wall having the planted plant, it is becoming a reality in the Western world. So likewise, if you have this exposure to sunlight most of the time, if you have this south facing flat or something, so and your east to west, the sun is moving back there. So southern faced wall should have those kind of mounting plants in that. So it is a reality, but in India, it's a concept of vertical gardening. It doesn't mean that you just establish an iron structure and just house the potted plant. It is not like that. Yeah, it is. Climbers you can have, the Madhukavni, Muraya perambulata, any kind of climber that may have the shape of some green curtain over there that will save your land surface to get exposed with the brighter sunny days. So these are different avenues. I've seen a 3-story building in Paris. It was just across Louvre Museum, where they had the grass. It was absolutely well maintained. And is that because of the weather there, or? It is due to the weather. But you have to be cautiously plant the trees in upper floor because it should bear the capacity to hold the entire weight of that plant along with the planting material. So this kind of recommendation you will come to NPRI, we will provide you the list of plant depending upon the situation and the face of your wall, flat wall. So it's a specialized one, that's fine.
Any other queries, especially from students? जी सर नमस्कार, मेरा नाम तुषार सहाय है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने अभी हम लोग को दिखाया कि भरतनाट्यम से प्लांट्स के ऊपर कैसे साउंड के थ्रू रिसर्च करी गई, वैसे इज देयर एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच कि अगर जैसे हम लोग तबले के स्टूडेंट्स हैं तो कोई ऐसी अप्रोच है तबला या वोकल के पर्सपेक्टिव में, तो प्लीज़ लेट अस नो, हम लोग उसको जानना और पढ़ना और समझना चाहिए। तो सर जो कंपैरिजन हमने आपको दिया तो उसमें सर बोस का बहुत एलिमेंट्री था, उन्होंने सिर्फ साउंड वेव्स की बात करी, म्यूजिक नोटेशंस की बात नहीं। फिर बाद में जैसा आपने देखा कि और टीसी सिंह साहब, इन्होंने टीसी सिंह साहब ने जो नृत्य की शैली हमारी भरतनाट्यम में उसके वाइब्रेशंस को यूज किया। मैं ऑनरेबल वीसीएम को यही बोला था कि जैसे वी हैव डर्थ ऑफ रागास, आप यमन की बात करें, बागेश्वरी की बात करें, पुरिया धराशी की बात करें, तो सब में नोटेशंस अलग अलग हैं। आप तबला वादक हैं तो खमाज या कहरवा की अगर आप बात करते हैं तो इट्स ए रिसर्चेबल इशू, और हर प्लांट जो स्पंदन आपका आएगा उस पर अलग तरह से बिहेव करेगा। तो वही एक रिसर्चेबल इश्यूज के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपने हायर लेवल पे बात करें क्या, ताकि हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरीके से इसको लें और इसका आउटकम भी उसी तरह से रहेगा कि नर्सरी के लिए हमारी रिकमेंडेशन जाएगी कि एडवर्स कंडीशन है तो इस तरह के नोटेशंस बैकग्राउंड में आप लगाइए तो प्लांट स्ट्रेस में सर्वाइव करके नॉर्मल ग्रोथ करेगा। इस जैसे ड्रॉट काइंड ऑफ कंडीशन या हीट वेव्स में उसी तरीके से जैसे ये यूनिवर्सिटी है, आपके पास बहुत अच्छा एरिया है, तो इस तरह का एक मेडिटेशन रूम आपका जो होगा तो उसमें हम प्लांट और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन, इट इज नॉट ओनली तबला, आप वायलिन का भी ले सकते हैं, आप पियानो का भी ले सकते हैं, आप सारंगी का भी ले सकते हैं, जिसमें महारत आपको हासिल है। आप हमें बताएंगे, हम एज ए साइंटिस्ट जो मेरी नॉलेज है वो मैंने आपको बताया कि भाई आप तबला में तो उसके अलग अलग ठेका, अलग अलग ताल के हिसाब से हम प्लांट को एक्सपोज करेंगे और फिर उसकी एसओपी की कहरवा या कमाल या जिस भी चीज में किस तरह से कौन सा प्लांट कर रहा है उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करेंगे कि उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी आ रही है। और साथ ही साथ अगर आप वहां पे बैठते हैं तो आपका परसेप्शन कैसा है, मूड स्विंग कितना पॉजिटिव हो रहा है, तो उसी पे एक रिसर्च प्रपोजल मैं आपके साथ करने की बात करते हैं। ये तुषार जो आप कह रहे हैं कि ये आप लोगों को सोचना है, उन्होंने एक रास्ता बताया है और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो साइंटिस्ट है और म्यूज़िक को कितना सोचा है म्यूज़िक के लिए। नहीं, आपने इवन डांस की बात की, डांस प्लांट देखेगा तो नहीं, उसका जो वाइब्रेशन होगा, जो साउंड होगा, साउंड को लेकर ही इस पर खोज हुई है। और जो आप कह रहे थे मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहा कि जैसा जानवर या इंसान रिएक्ट करता है सेम प्लांट करता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकती हूँ कि यदि एक पौधा मैंने लगाया कहीं तो मैं जब तक वो सही ग्रो नहीं कर गया, मेरी जिम्मेदारी लगती है कि मैं हर दिन जाऊं और मैं उसको टच करूं। ये मेरा मानना है कि हम उसको टच करते हैं, हम उसको देखते हैं, उसके ख़राब पत्ते को निकाल दिए, उसके आसपास की जगह को सफाई कर दिए, तो उसका जो ग्रो होता है इतना सेंसिटिव है, तो उसकी ज़रूरत है हम लोगों को। और ख़ासकर म्यूज़िक, उसका हर एक चीज़ बना है नेचर से, चाहे राग बने हैं, चाहे डांस के का रूप जो बना है, सारा कुछ नेचर से हमने लिया है। तो अब नेचर को देने की जब बात आती है तो म्यूज़िक क्या दे सकता है, इस पर आपने एक बहुत अच्छा रास्ता आज बताया है। और हमारी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मुझे लगता है कि हम 1-2 लेक्चर ऐसे रखने चाहिए ताकि आप लोग सोचते हैं कि जो प्लांट्स को ज़्यादा अच्छे से समझता है, जो संवेदनशील है, यदि वो रिसर्च करेगा तो बेहतर कर पाएगा। तो ये एक आज बहुत बड़ी बात आप लोगों के समक्ष और मेरे समक्ष भी, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं इस तरीके के प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में और कराऊं। और मुझे लग रहा था कि हम अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसमें ये कहा गया है कि मेन सब्जेक्ट के साथ हम इस तरीके के सब्जेक्ट्स को कैसे लें, और उसके लिए पूरा फ्रीडम भी दिया हुआ है एनईपी ने।
तो उसके तहत भी ज्ञानेंद्र हमको लगता है कि 2 क्रेडिट का हम ऐसे प्रोग्राम चलाएं ताकि ये समाज के लिए ज़रूरत है, हम सबके लिए ज़रूरत है कि हम कितना पर्यावरण और प्रकृति के लिए काम कर सकें और बेहतर दे सकें। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका भी जो कह रहे थे कि खासकर इंडस्ट्री को लेकर उससे जो पोल्यूशन हो रहे हैं या हमको कैसे बचाव करने चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए हमको सब छोटी छोटी सी बातें पता है, बहुत गहरी तो नहीं, पर हम सबसे बड़ी बात है कि हम जागरूक नहीं हैं। एक पौधा माँ के नाम, ये कितनी मतलब कितना संवेदनशील मामला है कि माँ के साथ पौधे को जोड़ के, लास्ट टाइम हमने पौधे मंगवाए थे और मैं कोशिश करते रही कि ले जाइए, कहीं भी हम एक पौधा रोपित कर दें। हमको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप जैसे कह रहे थे कि रास्ते में भी यदि हम एक पौधा लगा दिए और हम उसको देख रहे हैं कि वो ग्रो कर गया, तो आप सोचिए कि वो आपकी माँ के नाम से है। और ये पता नहीं इतना बड़ा मतलब बड़ी सोच के साथ ये जो मुहिम चलाया गया, मुझे लगता है इस बार भी हम ऐसा करेंगे और आप सबसे ये कोशिश रहेगी कि आप एक पौधा इस बार ज़रूर लगाएं अपनी माँ के नाम से। मैम डॉक्टर अंजू इसके नोडल हैं हमारे इंस्टीट्यूट में CSR की तरफ से, और हम रेगुलरली जब से ये अनाउंस किया हमारे यहाँ लोकल प्राइम मिनिस्टर ने, तो मेरे ख्याल से 2000 पौधों के आसपास ये लगा चुके हैं। CML से इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें क्या है कि हम टैगिंग करते हैं, जैसे आपकी माता जी के नाम पे हम उसको टैग करके उस पर वो नोट कर देते हैं, अरे वाह। तो वो एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। तो फिर स्टूडेंट भी एक रिस्ट्रिक्टेड प्रेमाइस में वो करते हैं। तो डॉक्टर अंजू आपके साथ हैं, आप इस तरह की इनिशिएटिव लीजिए, हम लोग सहयोग करेंगे। आप कुछ पूछ रहे थे ना? सबसे पहले तो आप सभी का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ और माननीय कुलपति महोदया जी का भी कि उन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया और आप सबको आमंत्रित किया, तो एक बहुत नया पर्सपेक्टिव हम लोग के सामने आया है। और मेरा प्रश्न ये है कि जो हाउस होल्ड वेस्ट डेली होता है, तो जनरली जैसे कि मैं एक जहाँ पे रहती हूँ या जो भी लोग रहते हैं कॉलोनीज है, जो कूड़ा उठाने के लिए आते हैं वो ब्लैक पॉलीथीन्स होते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है? बिकॉज वो भी तो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है और 365 दिन अगर ऐसे कूड़ा जाएगा हर घर से, तो वो कैसे डिग्रेड हो, मतलब नष्ट नहीं हो सकता वो? थैंक यू। बहुत बर्निंग इशू आपने रेस किया और हम सभी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपके घरों में जो कूड़ा निकलता है वैज्ञानिक रूप से एक गीला कूड़ा होता है और एक सूखा कचरा होता है। गीला कूड़ा वो होता है जो सब्जियों के बीज आपके निकल रहे हैं, जो फूड लेफ्टओवर्स बचे हुए हैं, जो बायोडिग्रेडेबल, उन सबको एक लेमन में आप गीला कचरा बोलते हैं। उसके लिए आपको किचन में एक छोटा डस्टबिन रखना है, उसमें सिर्फ आप वो गीला कचरा ही डालेंगे जो बायोडिग्रेडेबल, उसमें कुछ भी आप ऐसा नहीं मिक्स करेंगे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर उसके बाद देखिए क्या आता है, जो आपकी रोज स्वीपिंग होती है, जो डस्ट आ रही है, पॉलीथीन्स आप अलग रखिए छोटा डस्टबिन लेकर के, जो रिसाइक्लेबल हैं पेपर वगैरह उसको आप कबाड़ी वाले के लिए अलग रखिए। ई वेस्ट बहुत रेगुलरली नहीं निकलता है, उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर्ड है वेस्ट कलेक्शन, और उसको आपको डेली थ्रो करने की जरूरत नहीं। बहुत से ऐसे जैसे अमूल पैराग ने निकाला कि जो दूध की थैलियां आ रही हैं जिन घरों में, माइनर कट लगा के आप रखिए और उसका इंसेंटिव वे में वापस लेकर के आपको रिवॉर्ड देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इतना कम कर लेंगे। फिर आपके पास बचेगा क्या डिस्पोज करने के लिए? अब आता है जो गीला कचरा है। अगर कोई पार्क है, आपका सेंट्रलाइज पार्क है और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, तो सभी घरों में वॉलंटरी वहां पे कंपोस्टिंग पिट आप एनआरआई की मदद से बनवा लीजिए। साइंटिफिक वे ऑफ converting your biodegradable waste into compost to get utilized in that path, even in your household potting plants. आप उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करके आप सभी उसको यूज कीजिए। तो ये वही ना मिशन लाइफ की जो अवधारणा है वो यही है, लाइफ स्टाइल इन कोहेरेंस इन हार्मनी विद नेचर। हम क्या करते हैं कि सारा हमने मिला दिया, मिलाने पे मैम क्या है कि उसका सबका पोटेंशियल खराब हो गया। जो रिसाइक्लेबल है उस पर बायोडिग्रेडेबल आ गया, कोई उसको अलग नहीं करेगा, वो कहाँ जाएगा? उसका पोटेंशियल खत्म किया हमने रिसाइक्लेबल का। बायोडिग्रेडेबल में हमने पॉलिथीन या अपने जैसे बाल रह गया वो सब मिला दिया, तो फिर वो सड़ेगा नहीं, तो फिर वो खराब हो गया।
उसका पोटेंशियल जो कंपोस्ट बनने का वो भी हमने किल किया। आपको सिर्फ 2 माइनर डिसिप्लिन रखने हैं, रेजिडेंट एसोसिएशन के साथ उसको सेंसिटाइज मूड में करना है, एक प्लेस और किस तरह से कंपोस्टिंग बनाएंगे। एनवायरमेंट आप हम लोगों में से कभी किसी को बुला लें, डॉक्टर पूना में उनके पास तो माइक्रोब्स ऐसे हैं कि वो आप डाल देंगे तो 60 दिन में कंपोस्ट बनी होंगी तो वो 30 दिन में बन जाएगी। और वैल्यूएबल कंपोस्ट है जो डॉक्टर पूनम जिस पर रिसर्च करते हैं, और उस खाद को आप अपने घर के गमलों में यूज कीजिए, बाद में यूज कीजिए। तो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम हमारे परसेप्शन में। हम वेस्ट स्पीकर जो कबाड़ी वाला है, जो कूड़ा उठाने आता है, हम उससे उम्मीद लगा के बैठते हैं, हम नगर निगम से उम्मीद लगा के बैठते हैं, हम क्या कर रहे हैं? और जो हमने आपको बताया क्या ये बहुत डिफिकल्ट है। लखनऊ के अंदर सक्सेस स्टोरीज हैं, पेपरमिंट कॉलोनी में जाइए, अभी तो मैम नहीं रही, प्रभा चतुर्वेदी जी थी, सब वो मेरी चाची सास थी प्रभा चतुर्वेदी, उनके साथ मैंने बहुत काम किया है, अभी तो नहीं है मैम। तो आप वहाँ पे अगर आप वहाँ की हैं तो आप देखते होंगे कि हाँ बिल्कुल, हाउ ब्यूटीफुली दे आर मैनेजिंग देयर ओन बायोडिग्रेडेबल जी। और ये तो बहुत पहले का है। प्रोग्राम के साथ तो सर बहुत से हम काम किए, शी इज नो मोर अभी। लेकिन ये आप इनिशिएटिव लीजिए अपने यहाँ पे। आप कहाँ पे रहते हैं? कैसरबाग में रहते हैं, तो कोई है तो ठीक है, अदरवाइज डॉक्टर अंजू से आप संपर्क कीजिए। तो उनकी पूरी टीम है। हाई राइज में आप छोटे टब्स में करके वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस डॉक्टर अंजू से आप अभी पूछ सकते हैं कि अगर आप हाई राइज में हैं और छोटा टब भी आप लेके चलेंगे उसमें कोई महक नहीं आएगी, और वर्मी कंपोस्ट में आप कन्वर्ट कीजिए, खाद का भी खर्चा आपका बचेगा और बहुत ही वैल्यूएटेड वो वर्मी कंपोस्ट आप अपने यूज कर सकते हैं। ज्यादा हो जाए तो पड़ोसियों को दीजिए, झगड़ा नहीं होगा, वो भी कुछ रहेगा। सर एक छोटा क्वेश्चन इवन सजेशन भी है। प्लीज। सभी को नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने ये ऑर्गेनाइज किया। मेरे मन में बहुत समय से प्रश्न था सर, एक्चुअली बहुत सारे एसी सभी क्या लगे होते हैं एंड फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स व्हाट आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग, आई जस्ट वांट टू नो। मैं जो पानी उसका निकलता है एसी का, उसके पाइप से पानी के मतलब जहाँ पाइप होता है उसके नीचे एक डस्टबिन या कुछ रख देती हूँ जिसमें पानी कंटेन होता रहता है, फिर उस पानी को मैं पौधों में डाल देती हूँ। अभी तक कभी पौधों में कुछ गड़बड़ नहीं हुई, तो मैं जस्ट एक सजेशन सबको देना चाहती हूँ कि सभी के यहाँ 2-2, 3-3 एसी होते हैं, तो प्लीज उस पानी को जल को सेव करिए और पौधों में डालिए। इज इट ओके? इट इज परफेक्टली ओके मैम, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। थैंक यू सो मच। आप उसको यूज कीजिए, कोई और कोई प्रश्न? अदरवाइज शिवम जी या सृष्टि मैम समझ। और ये कार्यक्रम जो हुआ उसमें डॉक्टर शिवम और उत्कर्ष दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, वो आप तक पहुँचे हैं तभी फिर ये बात आगे बढ़ी है। और मुझे लगता है कि हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे लोग हैं और ज़रूरत है कि हम आप तक पहुँचे और फिर हम विश्वविद्यालय के लिए ऐसा काम करें। तो उनके प्रति भी मैं उनको आभार व्यक्त करती हूँ, उनको आशीर्वाद देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत एनलाइटन किया हम लोगों को आप सबने, और स्टूडेंट्स की भी जो क्वेरीज होंगी, हम सभी की कई जिज्ञासाएं आज शांत हुई होंगी। इसके पश्चात हम लोग प्रदर्शनी देखेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज लाइन लगा के जाएं। योग कक्ष में एग्जीबिशन लगा हुआ है, आप लोग उसका लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच। हेलो। अच्छा, आपको कुछ पूछना है? किसको मैम? किसको? हाँ बोलिए, बोलिए, आप बोलिए प्लीज। बोलिए दादी क्या बोलिए। परम योग्य तत्वदर्शी लोग उपस्थित हैं, वृक्षों के बारे में और पूरे समाज के बारे में सारी बातें बता चुके हैं। हमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा सा बोलेंगे आपके होकर बोलेंगे। वृक्ष कमाउने फल भखाए, नदी में संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा सकी। वृक्ष लगाना बहुत साहस का कार्य है, स्वेच्छा परम साहस का कार्य है, लेकिन
वृक्ष भी कहता है कि मैं परमार्थ के लिए पैदा हूं। हमें काटना, हमें सताना, हमें भूखों मारना समाज में कहां तक उचित है? हम कितना वृक्ष की रक्षा कर रहे हैं? सारी बातें समाज में हो रही है, हमारे पास ज्ञान भी है, लेकिन प्रकृति वृक्ष को पैदा क्यों किया और वृक्ष के प्रति हम क्या कर रहे हैं, इसके प्रति सोचना चाहिए हमको। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा। प्रकृति है, प्रकृति में योग भी चल रहा है। योग कहाँ से पैदा हुआ? योग को जड़ से देखना होगा। योग ही वह बिंदु है जिसके वजह से हम पैदा हुए। अगर वो बिंदु नहीं होता तो माँ बाप नहीं होते, गुरु नहीं होते, समाज नहीं होता, किसी मंदिर नहीं होते, पूरी प्रकृति नहीं होती। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? एक ही चीज है, कहना चाहता हूँ कि संसार में हो कष्ट कम तो नरक में पहुंचाइए, पर हे दयानिधि दासता के दुख मत दिखलाइए। दुष्कंटकों से पूर्ण वृक्षों के शिखर पर वास हो, खाने पड़े पत्ते परंतु दासता कर जाए। बहुत बहुत आभार। एक बात और है, सबकी नसों में पूर्वजों का हो या रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह, सबके हृदय में सर्वदा समवेदना का दाह हो। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह। बस इसी बात के साथ में अपना सब वापस लेता हूं। एक आपको दादाजी, आपको एक गुड न्यूज बताते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछले 4 वर्षों के अथक प्रयास से पूरे प्रांत में वृक्षारोपण के बाद हमारा आच्छादन बढ़ा, और वो वृक्षारोपण जो करवाते हैं इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वन विभाग को उन्होंने आदेश दे रखा है कि जो आप पौधरोपण कर रहे हैं उसकी आप जियो टैगिंग करेंगे और उसमें 5 साल तक रिपोर्ट आनी चाहिए कि वो सरवाइव हो रहा है, मरा नहीं। तो इस तरह के योग्य मुख्यमंत्री के हाथ में ये प्रदेश है, तो हमारा वन आवरण बढ़ रहा है। ये आपको बताना चाह रहे हैं।